हेलो यूजीसी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको करा रही हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 और यूनिट 1 के प्रैक्टिस एमसीक्यूज। ये यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और ये लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक से हैं। मैं इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी करा चुकी हूँ और उसकी सीरीज़ अवेलेबल है प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर। दूसरी बात, इसकी भी पहले से ही काफ़ी सारी प्रैक्टिस एमसीक्यूज मैं करा चुकी हूँ। इसकी भी यूजीसी नेट पेपर 1 प्रैक्टिस एमसीक्यूज के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स की भी उसमें आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस एमसीक्यूज कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे एक क्लास में, जितने पॉसिबल हो पाएंगे। तो हम करेंगे आज 181 से क्वेश्चन, हमने 180 तक कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा लर्निंग का प्रोडक्ट है, जिससे आप लर्निंग करते हैं, जिससे आप सीखते हैं। और पहले एक बात बता दूं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपकी संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है एग्जाम को क्लियर करने की, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो कंटेंट कभी भी पूरा नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस एमसीक्यूज से या फिर पीवाईक्यूज से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो मैं पीवाईक्यूज भी कराती हूँ, जिनकी सीरीज़ में अभी दोबारा से स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, अभी मैं कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज और हैंड रिटन नोट्स करा रही हूँ। जैसे यूजीसी नेट पेपर 1 का ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, मैं जल्दी पीवाईक्यूज भी लाऊंगी। तो इनमें से लर्निंग का प्रोडक्ट कौन सा है, हमसे है पूछी गई है, कौन सा है। इंटेलिजेंस, मैचुरेशन, यानी कि आप लर्निंग से क्या निकलता है, क्या सीख लेते हो। इंटेलिजेंस आ जाती है क्या, इंटेलिजेंस तो पहले से भी हो सकती है। मैचुरेशन आ जाता है क्या, ठीक है। मेमोरी आ जाती है, ये स्किल्स आती हैं। तो देखिए, जब भी किसी भी चीज़ की लर्निंग होती है तो यहाँ पर क्या आता है, स्किल्स आ जाती हैं, एक दक्षता आ जाती है किसी भी काम को करने की लर्निंग से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द मेंटल ग्रोथ मोस्ट सुटेबली। इनमें से मेंटल ग्रोथ किस स्टेटमेंट से आप पहचानेंगे कि मेंटल ग्रोथ है वो अच्छे से हो रही है, बढ़िया तरीके से हो रही है। तो एक ग्रोथ पैटर्न रन्स पैरेलल टू द फिजिकल ग्रोथ, कि जैसे हमारी फिजिकल ग्रोथ हो रही है वैसे ही ग्रोथ होती चलती है। या इट इज़ एन इरेटिक पैटर्न, या एक इरेटेट पैटर्न है, इसमें कोई यूज़ नहीं है इसका, या नॉट इरेटिक पैटर्न है। या यूनिफॉर्म राइज टू द मिडल टीन्स एंड ग्रेजुअल लेवलिंग ऑफ ड्यूरिंग मिडल 20s। या आप मेंटल ग्रोथ तब समझेंगे कि जैसे बच्चा मिडल टीन में आ रहा है, एडोलोसेन हो रहा है, मिडल टीन में आ रहा है, जो आपका 12 से 16 साल का बच्चा है, और उसका जो लेवल है पढ़ाई का वो आपका सही चल रहा है, मिडल 20s के दौरान का वो आपका उसका पढ़ाई का लेवल सही चल रहा है। तो इससे आप पहचानेंगे कि बच्चे की यहाँ पे अच्छा है आपकी मेंटल ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद वाइल कंपेयरिंग हियरिंग एंड लिसनिंग वी कैन से दैट, जब भी हियरिंग और लिसनिंग को कंपेयर करते हैं तो हम क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसे पहचानेंगे कि हियरिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस और लिसनिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। हियरिंग से क्या होता है, हियरिंग क्या होता है, सुनना, लेकिन जो भी आसपास मंदिर का घंटा बज रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, बाहर वाहन जा रहे हैं, आप कान लगा के थोड़ी ना सुन रहे हैं, उनको समझ थोड़ी ना रहे, वो हियरिंग है। लेकिन लिसनिंग क्या है, जो आप ध्यान से साइकोलॉजिकली सुनते हैं, समझते हैं। जैसे अब आप मेरी ये क्लास देख रहे होंगे तो आप इनको जब पढ़ रहे हैं तो आप एक तरीके से लिसनिंग कर रहे हैं, क्योंकि बिना समझे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, बिना समझे आपको समझ भी नहीं आएगा, तो अब हियरिंग नहीं कर रहे। हियरिंग है जब आप मेरी क्लास लेते लेते आसपास की आपको कहीं घंटी की आवाज़ आ रही है, कहीं आपको हॉर्न की आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो वो होती है हियरिंग। तो अब हम पहले से ही पहचान पाएंगे, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। हियरिंग फिजिकल प्रोसेस होती है और लिसनिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो वो हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है आप हमको। तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर नॉट अफेक्टेड बाय लिसनिंग, कि सुनने से, लिसनिंग से ह्यूमन रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं होती हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप अफेक्ट होती हैं जब हम लिसनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, व्हेन कम्युनिकेटिंग कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेंड ओवर हाफ ऑफ देयर लाइफ लिसनिंग, जब भी कम्युनिकेट करता है कोई भी, जब बातचीत करता है, तो कॉलेज जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर अपनी जो लाइफ है वो लिसनिंग में गुजारते हैं, वो सुनते हैं। क्यों भाई, आप देखो कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेक्चरार मिलेंगे, वो सुनकर ही तो समझते हैं सारी बातों को, चाहे वो उनकी कोई लैब में जा रहे हैं कहीं, ये सब चीज़ों को सुन रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। बाकी जो है लिसनिंग कॉन्स्टिट्यूट जस्ट ए स्मॉल फ्रैक्शन नहीं है, लिसनिंग बहुत अच्छा फ्रैक्शन है।
नन ऑफ द एबव तो बिल्कुल भी नहीं है, तो नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए पर्सन लिसन्स एंड अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस व्यू पॉइंट ही और शी कैन बी टर्म्ड एज। जब भी एक पर्सन सुनता है और अंडरस्टैंड करता है दूसरे के व्यू पॉइंट को, तो उसको क्या कहते हैं, जब वो दूसरे के व्यू पॉइंट को समझने भी लगता है। देखिए इस तरीके की जो लिसनिंग है ये इम्पैथेटिक लिसनिंग कहलाती है। सिंपैथी और इम्पैथी को थोड़ा ना रिलेट कर लो। सिंपैथी क्या होती है, सिंपैथी होती है किसी के दुख में जाकर आप बस रो लिए, अच्छा पुअर है कोई, उसके प्रति सिंपैथी है। लेकिन इम्पैथेटिक क्या होता है, उसको आप समझ भी रहे हो, उसके लिए कुछ एफर्ट्स भी लगा रहे हो, ठीक है, तो ये इम्पैथेटिक लिसनिंग होती है आपकी। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट, जो कि है विच जेंडर tends to listen in order to solve problems, is less attentive to non-verbal cues and interrupts to switch topics। इनमें से कौन सा जेंडर ये टेंड करता है, ये दिखाता है कि वो लिसनिंग कर रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन वो लेस अटेंटिव होता है, वो ध्यान नहीं दे रहा होता, बस वो सुनने की ना प्रिटेंड करता है कि वो सुन रहा है। और जो क्यूज़ होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ना वो जो संकेत हैं उनको कम सुनता है, कम समझता है, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं मैन, ठीक है, आदमी। वो सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो ढंग से सुन नहीं रहे होते हैं। तो ये आपने वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, घर पे जो भी लेडीज़ हैं या जो शादीशुदा हैं वो भी देखती होंगी। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग किसको कहते हैं, क्या क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है? तो देखिए क्रिटिकल थिंकिंग होती है इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन मेकिंग जजमेंट अबाउट द मैसेज बीइंग प्रेजेंटेड। ये वो है जब मैसेज प्रेजेंट कर दिया गया हो और उसके बारे में कोई जजमेंट दिया जा रहा हो। आलोचनात्मक जो सोच होती है, जो विचार होते हैं, उसको क्रिटिकल कहते हैं ना। क्रिटिसाइज किया है उस मूवी को, उसके आलोचना वाले लोगों ने कहा कोई काम हो गया है, उसमें फिर क्रिटिक्स आते हैं, और क्रिटिक्स करना कोई गलत बात नहीं है, क्रिटिसिज्म करना ये एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए जिससे हम अपनी कमियों को दूर कर पाएँ, ठीक है। अब आप क्लास में पढ़ा रहे हो और आपके प्रिंसिपल आ जाए और फिर वो आपको क्रिटिकल एग्जामाइन करें, क्रिटिकली थिंकिंग करें आपकी क्लास में कि भाई आपने ये किया लेकिन इसमें ये कमी रह गई, आपको थोड़ा ना वर्बली पढ़ाना चाहिए था, थोड़ा रिटर्न कराते, थोड़ा असेसमेंट लेते, ज़्यादा ध्यान देते, यहाँ आप लेस अटेंटिव थे, यहाँ आप कोई हेल्प लेके पढ़ाते कोई टीचिंग सोर्सेज की। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाता है ताकि उस चीज़ में और ज़्यादा सुधार आए। तो नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्किंग क्वेश्चंस टू क्लेरिफाई इन्फॉर्मेशन, पैराफ्रेजिंग मैसेजेस एंड आइडेंटिफाइंग कंफ्यूजिंग एरियाज आर बेसिकली। क्वेश्चंस पूछना, क्यों पूछना क्वेश्चंस? इन्फॉर्मेशन को क्लेरिफाई करने के लिए, स्पष्ट रूप से जो मैसेज दिया गया उसको पैराफ्रेज करना, उसको समझना, और कंफ्यूजिंग एरिया को आइडेंटिफाई करना। इसका क्या मतलब है, ठीक है, इससे क्या आप समझते हैं? देखिए ये टेक्निक्स होती हैं जिससे मैसेज कितना समझा जा रहा है उसको यहाँ पे चेक किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा नंबर सी। ये वेरियर्स नहीं है, ये फन के लिए कोई नहीं सुन रहा, ये इन्फॉर्मेशन को क्लेरिफाई किया जाता है। तो टेक्निक्स होती हैं मैसेज को अंडरस्टैंड करने की। इसके बाद है सजेशंस फॉर लेक्चर लिसनिंग इंक्लूड। जो लेक्चर लिसनिंग होती हैं, यानी कि जो कोई टीचर पढ़ा रहा है, सामने लेक्चरर खड़ा होकर और आप सुन रहे हो, तो उसके लिए क्या सजेशन दी जाती हैं, क्या इसमें इंक्लूडेड होंगी? तो इसमें जो आंसर है, देखिए मैं सारे ही पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम जाता है, आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं इनको, लेकिन अगर मैं PYQs कराऊंगी तो मैं आपको सारे ही बताऊंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इनका आंसर बता रही हूँ फॉर टाइम सेविंग। तो इसका जो आंसर है वो है फाइंडिंग एरियाज ऑफ इंटरेस्ट टू यू, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड लिसनिंग फॉर मेन आइडियाज़। अगर लेक्चर लिसनिंग के बारे में कोई सजेशन दी जाए कि जिससे आप लेक्चर को अच्छे से समझें, तो यहाँ पे सबसे पहले तो वो एरिया ढूंढें जो आपको इंटरेस्ट हो, यानी कि वो ऐसा टॉपिक, ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें, जो आसपास कोई शोर शराबा हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हुई है, और जो मेन आइडिया है उनको ज़रूर समझें और ज़रूर सुनें। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नंबर डी। एक बार पॉज करके देख लें कि बाकी में क्या दिया गया है ताकि आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ जाए। इसके बाद है द एबिलिटी टू लोकेट, इवेल्युएट एंड इफेक्टिवली यूज इन्फॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेट नोन एज। इसमें क्या कहा गया है कि जो एबिलिटी होती है किसी भी लोकेशन के लिए, लोकेट करने के लिए किसी भी टॉपिक को, इवेल्युएट करने के लिए, इसका मूल्यांकन, और इफेक्टिवली यूज़ करते हैं जब इन्फॉर्मेशन को, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर हम बताएंगे। तो इसको यहाँ पे कहा जाता है, एक सेकेंड, इसको कहा जाता है यहाँ पे सेलेक्टिव अटेंशन। क्या कहा जाता है? सेलेक्टिव अटेंशन, ठीक है।
इसके बाद है एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज प्राइमरी लेवल पे ना बच्चों को मदर लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। जो बच्चा अपने घर से बोल रहा होता है, चाहे वो मराठी है, चाहे वो आपकी कोंकणी है, चाहे वो आपकी उड़िया है, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, उसमें पढ़ाते हैं बच्चे को। क्यों पढ़ाते हैं बच्चे को उसमें? क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, जिसको मैं आपको आगे कराऊंगी भी, तो पढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि ये बच्चों को हेल्प करती है कि बच्चा अपने जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है उसको समझे। पहले अपने नेचुरल एटमॉस्फेयर में तो बच्चा एक बार को एडजस्ट कर ले, ठीक है, उसको समझ ले, उसमें डेवलप हो ले, तभी तो बच्चा आगे कुछ सीख पाएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ठीक है डेवलप होता है, लर्निंग भी ईजी होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है, ये तीनों ही सही है। और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर हम थोड़ा एकेडमिक लेवल पे बात करें तो नेचुरल एटमॉस्फेयर को लर्न करने में हेल्प करता है ये, इसलिए कराते हैं। अगर ऑल ऑफ दीज आंसर होता तो आप इसको लिख सकते थे। इसके बाद है द बेस्ट अप्रोच टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इज बाय। बेस्ट अप्रोच क्या है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए? गिविंग देम सुटेबल प्राइजेस, क्या तुम उनको अच्छे प्राइज दे दो, इससे मोटिवेट हो जाएंगे, या प्रॉपर गाइडेंस दो, या एग्जाम्पल्स देते रहो हर समय, ऑल द टाइम लिख रहा है, या इस क्लास में स्पीच दो। किससे होंगे? देखिए बच्चे होंगे जब आप प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं जितनी की उनको ज़रूरत है, इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, ठीक है। द बेस्ट वे a teacher can try to inculcate good values among students is by। बेस्ट वे कौन सा है, ऐसा कोई अच्छा तरीका कौन सा है जहाँ पर जो टीचर है वो बच्चों में, वो स्टूडेंट्स में गुड वैल्यूज़ को इनकलकेट करता है, गुड वैल्यूज़ डालता है बच्चों में स्टोरी टेलिंग से, या डिसिप्लिन की सेंस को डेवलप कर दे, या टीचर का खुद का आइडियल बिहेवियर हो, या पेरेंट्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेकर। तो कैसे होगा? ये होगा जब खुद टीचर का आइडियल बिहेवियर हो तो अच्छी अब कर सकता है यहाँ पर टीचर बच्चों में इनकलकेट कर सकता है अच्छी हैबिट्स। अब है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हम 195 तक ही करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। स्टूडेंट कैसे मोटिवेट हो सकता है अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए? तो कैसे होता है? रोट लर्निंग से हो जाएगा क्या? बताइए नंबर डी। सिर्फ रट के हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे होगा? इंटेंसिव स्टडी। जब बच्चा खुद से इंटेंसली डीप स्टडी करता है उससे सक्सेस मिलती है लाइफ में, ठीक है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि है द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटीज्म कैन बी टैकल्ड इन ए बेटर वे थ्रू। बच्चा बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो रहा है क्लास में, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे हटा सकते हैं, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आ सकते हैं, मैं वो बताना है। तो ये बच्चों को मोटिवेट करके, ठीक है। ये थोड़ी ना कि करिकुलम का वेट कम कर दिया जी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है तो बच्चे आएंगे, सिंपैथी दिखाए टीचर, या अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट दे दे स्कूल में। तो क्या अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट हमेशा देता रहेगा? क्या नहीं। बच्चों को मोटिवेट करो पढ़ाई के प्रति अच्छे तरीके से, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अब भाई अगर आप जेन्युइन एस्पिरेंट और आप पढ़ रहे हैं सच में, तो आप 196 क्वेश्चन में एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज। जिसने भी लास्ट तक ये क्लास देखी है, जो 100% सक्सेस होना ही चाहता है, ठीक है, तो बेस्ट रेमेडी क्या है कि जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है लर्निंग की वो दूर हो जाए, ठीक है। उसको दूर करने का तरीका क्या है कि वो हार्ड वर्क सजेस्ट किया जाए उसको, या लाइब्रेरी में उसको अच्छी स्टडी दी जाए, या प्राइवेट ट्यूशन दी जाए, या डायग्नोस्टिक टीचिंग करी जाए, जिससे बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। तो कौन सा ऐसा है, और बहुत ही आसान है, अगर आप जरा भी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं या आप पढ़ाई की लाइन में हैं तो आप बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो प्लीज़ इसका आंसर मुझे ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।